जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम क्लास 6 के विज्ञान को पढ़ेंगे। आप अपने घरों में माँ को रसोई में काम करते देखे होंगे। तो आप देखे होंगे जब उनको चावल पकाना होता है तो वो चावल को किसी जगह फैला लेती हैं। वो हो सकता है किसी थाले पर या फिर किसी सूप पर, और उसमें से कुछ चुनती है। तो उसमें से क्या चुनती हैं वो? उसमें जो गंदगी रहता है, या तो पत्थर हो सकते हैं या फिर कोई लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है या फिर उसमें किसी तरह का भूसा हो सकता है, तो उसको वो अलग करती हैं। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि जब चाय बनाती हैं तो चाय को कप में डालने से पहले बीच में छलनी रख देती है और उस छलनी से छलकर चाय कप में जाता है। ऐसा क्यों करती है? तो आप देखेंगे वो छलनी में चाय पत्ती बच जाता है। यदि वो उसको नहीं छानती तो वो सीधे कप में चला जाता और उसको पिया नहीं जा सकता। इसी प्रकार आप जब भी कभी बाजार में गए होंगे तो वहां देखेंगे कि जो सब्जियों के लगे रहते हैं स्टॉल, तो वहां पर आप लोगों को देखेंगे कि वे आलू छांट रहे हैं, प्याज छांट रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? ताकि प्याज और आलू से जो सड़े हुए आलू या प्याज, जो खराब प्याज है, उनको अलग किया जा सके। तो ये जो छानना हुआ, ठीक है, ये जो चुनना हुआ, ये छांटना हुआ, तो ये सारे चीज क्या है? पृथक्करण है। ये है पदार्थों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स। तो पदार्थों का जो पृथक्करण है उसको हम पाठ 7 में पढ़ेंगे। आपकी जो विज्ञान की पुस्तक है उसमें पाठ 7 में है पदार्थों का पृथक्करण। तो चलिए पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। नीचे दिए गए चित्रों के बारे में चर्चा कीजिए। इनमें लोग क्या कर रहे हैं? तो अभी हमने चर्चा किया था। देखिए यहाँ सूप में क्या है? चावल है और उससे ये जो महिला है कुछ चून रही हैं। तो उसमें जो गंदगी मिली है, उसमें जो कचरा मिला हुआ है, उसको वो चून रही है। हो सकता है उसमें पत्थर का टुकड़ा हो या फिर किसी तरह की तीली हो या फिर भूसा हो, तो वो उसको उससे अलग कर रही हैं। तो ये हो गया चुनना, चुनकर अलग कर रही हैं। तो इसमें जो थोड़े मोटे कण हैं उसको वो आराम से हाथों से चुनकर अलग कर लेती हैं। अब देखते हैं यहाँ इस चित्र में क्या दिख रहा है? केतली से चाय को छाना जा रहा है। किसमें? कप में। लेकिन कप में कुछ रखा हुआ है। क्या है? छलनी। और इसी छलनी से क्या किया जा रहा है? चाय को छाना जा रहा है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि इसमें चाय पत्ती मिला हुआ है और यदि नहीं छानेंगे तो वो सीधे कप में चला जाएगा और उसको हम नहीं पी सकते। और यहाँ नीचे चित्र में क्या दिख रहा है? ये बाजार का दृश्य दिख रहा है। इसमें प्याज को छांटा जा रहा है। तो आपने देखा कि उपरोक्त चित्र में चुनने, छानने और छांटने की क्रिया की जा रही है। और ये जो चुनना, छानना, छांटना, ये क्रियाएं हैं, इसे हम कहते हैं पृथक्करण, सेपरेशन। हम पृथक्करण क्यों करते हैं? तो ये जो पृथक्करण की क्रिया की जाती है, ये क्यों किया जाता है? तो आपने अपने दैनिक जीवन में और कहाँ-कहाँ पृथक्करण की क्रिया देखी है? और कभी आपने सोचा है कि पदार्थों को अलग-अलग क्यों किया जाता है? क्यों उनका पृथक्करण किया जाता है? ताकि जो उसमें अवांछनीय पदार्थ है उसको हटाया जा सके और वो हमारे उपयोग के लायक बन सके। क्योंकि यदि अवांछनीय पदार्थ मिले रह जाएंगे तो वो हमारे खाने के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। तो आइए सबसे पहले इन क्रियाओं को सारणीबद्ध करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ये हुआ क्रियाकलाप 1। सारणी, पृथक्करण, प्रक्रम, उद्देश्य, उपयोग। तो पृथक्करण प्रक्रम है हाथ से चुनकर, जैसा यहाँ चित्र में दिख रहा है। पृथक्करण का उद्देश्य क्या है? चावल से कचरा को अलग करना। और पृथक्करण अवयवों का उपयोग क्या है? चावल भोजन के रूप में। वो जो चावल में उपस्थित कचरा है उसको यदि हम अलग कर देंगे तो वो चावल हमारे भोजन के लिए उपयुक्त हो जाएगा, उसका उपयोग हम
भोजन के रूप में कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे पृथक्करण आप देखे होंगे अपने आसपास। उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर अब आप कह सकते हैं कि कभी आप अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थों को अलग करने तथा कभी-कभी उपयोगी पदार्थों को प्राप्त करने के लिए भी पृथक्करण किया जाता है। तो कभी-कभी किया जाता है जो अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थ है उसको अलग करने के लिए भी ये पृथक्करण का प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों से प्राप्त जल को शुद्ध करने के लिए भी हम पृथक्करण का उपयोग करते हैं। तो जल स्रोतों से जो जल आता है उसमें भी कभी कभी गंदगियां मिली रहती हैं, तो उसको भी हम शुद्ध करने के लिए पृथक्करण का उपयोग करते हैं। पृथक्करण का जो उपयोग है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि उसके द्वारा जो गंदगी है उसको दूर किया जा सकता है, जो हानिकारक पदार्थ है उसको दूर किया जाता है। पृथक करने वाले पदार्थ के कणों की माप अथवा अवस्था भिन्न भिन्न होती है, साथ ही ये ठोस, द्रव्य या गैस कुछ भी हो सकते हैं। तो ये तीनों अवस्था में हो सकते हैं। इस कारण पृथक्करण की विधियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। तो यदि उनकी अवस्थाएं अलग अलग हैं तो उनके जो पृथक्करण की विधियां हैं वो भी अलग अलग होंगी। तो उन विधियों को आगे हम समझेंगे। पृथक्करण की विधियां। अब हम पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों को विस्तार से जानेंगे। हस्तचयन विधि, हैंड पिकिंग। तो हस्तचयन जो विधि है उसको समझने के लिए हम क्रियाकलाप 2 को देखते हैं। विद्यालय के पाकशाला से कुछ दाल, चावल इत्यादि को लेकर किसी बर्तन में फैला दीजिए। तो अभी विद्यालय बंद है, इसलिए आप विद्यालय के पाकशाला का उपयोग नहीं कर सकते। आप अपने घर में ही जो रसोई है वहां से कुछ दाल, कुछ चावल लेंगे और एक बर्तन में उसको फैला देंगे। अब आप उसमें से भूसा, डंठल, कंकड़ इत्यादि जो वस्तुएं हैं उनको चुनकर अलग कर लेंगे। तो इसको आप आसानी से हाथ से चुनकर अलग कर सकते हैं। आपने अनाज में से अवांछित पदार्थों को हाथ से चुनकर अलग किया। हाथ से चुनने की इस विधि को हस्तचयन कहते हैं। तो हाथ से चुनकर इनको अलग किया जा सकता है, क्योंकि ये काफी बड़े बड़े होते हैं जिसके कारण वो आसानी से दिख जाते हैं और उनको हम हाथ से चुनकर अलग कर सकते हैं। और इनकी संख्या भी कम होती है, मात्रा कम होती है, तो इसको हम हाथ से आसानी से चुनकर अलग कर सकते हैं। इस विधि का प्रयोग हम तब करते हैं जब अशुद्धियों की मात्रा कम होती है। तो जो इसमें मिली हुई अशुद्धियां हैं वो कम हो तो हम आसानी से उसको हाथ से चुनकर अलग कर सकते हैं। तो इस विधि को कहते हैं हस्तचयन। परंतु इस विधि में समय अधिक लगता है और हाथ से एक एक जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, अवांछनीय पदार्थ है, उसको चुनेंगे तो काफी समय लगेगा। तो इसमें जो समय की अवधि है वो काफी अधिक होती है। इसको चुनने में, इसको पृथक करने में काफी समय लग जाता है। किसी मिश्रण में अवांछित या अनुपयोगी पदार्थ को हाथ से चुनकर अलग करने की विधि को हस्तचयन विधि कहते हैं। इसको आप समझ लेंगे और याद भी कर लेंगे। अब है थ्रेशिंग विधि। थ्रेशिंग, तो क्या आपने फसल को खेतों से काटकर खलिहान में लाते देखा है? तो आपके आसपास यदि खेत होंगे तो आपने देखा होगा कि जब खेतों में फसल पक जाते हैं तो उनको काटकर खलिहानों में लाया जाता है। तो खलिहान क्या है? जहां पर फसलों को लाकर रखा जाता है। तो आपने देखा होगा कि उन फसलों के डंडियों में अन्न के दाने लगे रहते हैं। तो जो फसल काट कर लाया जाता है उनमें जो डंडियां होती है वहां उसमें क्या लगा रहता है? अन्न लगा रहता है। डंडियों को अन्न के दाने से अलग करने के लिए क्या किया जाता है? तो डंडियों में अन्न लगा हुआ है तो अन्न हमको चाहिए और डंडियों को उससे अलग करना है।
तो कैसे उसको अलग किया जा सकता है? तो पहले उसे धूप में सुखाया जाता है। यदि डंडियों की मात्रा कम हो तो उसे पीटकर अलग किया जाता है। यदि डंडियां मतलब जो फसल है वो यदि कम होगा तो जो डंडियां है उसको पहले धूप में रखा जाएगा। उसके बाद जब वो सूख जाएंगे तो डंडा से उसको पीटकर जो अन्न है उसको अलग किया जाएगा। इसे हम दौनी करना भी कहते हैं। डंडा से पीटकर डंडियों से अन्न को अलग करना दौनी करना कहलाता है। अधिक मात्रा में दौनी करने के लिए क्या किया जाता है? तो यदि कम फसल होगा तो दौनी किया जाता है, लेकिन यदि फसल अधिक होगा तब क्या किया जाता है? तो इसके लिए बैलों की भी सहायता ली जाती है। इसमें भी काफी समय बर्बाद हो जाता है, इसलिए आजकल अधिक मात्रा में दौनी का कार्य थ्रेशिंग मशीन द्वारा किया जाता है। तो एक मशीन है थ्रेशिंग मशीन, इसकी सहायता से आसानी से डंडियों से अन्न को अलग किया जा सकता है और समय की भी बचत होती है। डंडियों से अन्न कणों या अनाज के कणों को अलग करने के प्रक्रम को थ्रेशिंग कहते हैं। अब है निष्पावन या ओसाना विधि, विनोविंग। तो क्रियाकलाप 3 द्वारा निष्पावन या ओसाना विधि को समझते हैं। बालू के कण में थोड़ा सा सूखे पत्तियों को मिलाकर गत्ते पर रखिए। तो क्या लेना है? बालू के कण में थोड़ा सा सूखा पत्ता को मिलाकर गत्ते पर रखना है। क्या आप सूखी पत्तियों को चुनकर बालू से अलग कर सकते हैं? क्या ऐसा करने में आपको अधिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा? तो बालू में आपको क्या मिलाना है? सूखी पत्तियां मिलाना है, और ये जो सूखी पत्ती आपने बालू में मिलाया है इसको आप कैसे अलग करेंगे और इसको अलग करने में आपको कितनी परेशानी होगी ये भी आपको बताना है। अब खुले मैदान में इस मिश्रण को ले जाइए तथा इस मिश्रण को कंधे के ऊपर ले जाकर गत्ते को हिलाते हुए हवा में धीरे धीरे गिराइए। तो आप हाथ से चुनने के लिए जाएंगे पत्तियों को तो काफी समय लगेगा। तो ये गत्ते के ऊपर आपका बालू और सूखे पत्तों का मिश्रण है, तो इसको खुले मैदान में ले जाएंगे और इस मिश्रण को अपने कंधे के ऊपर ले जाएंगे। कंधे की जो हाइट है उससे थोड़ा ऊपर ले जाएंगे गत्ते को, और गत्ते को हिलाते हुए हवा में धीरे धीरे गिराएंगे। मतलब जो मिश्रण है उसको गिराएंगे। कैसे गिराएंगे? गत्ते को थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे और धीरे धीरे वो मिश्रण नीचे गिराएंगे जहां हवा हो। तो आप देखते हैं कि बालू और सूखी पत्तियों के मिश्रण को ऊपर से गिराते हैं तो हवा का झोंका बालू और सूखी पत्तियों को अलग कर देता है। आपने खलिहान में भी किसान को गेहूं से भूसे को अलग करने के लिए ऐसा ही करते हुए देखा होगा। तो जब हवा में ले जाएंगे और गत्ते से मिश्रण को गिराएंगे तो जो बालू है सीधे नीचे गिर जाएगा और जो सूखा पत्ती है वो हल्का है, इसलिए वो हवा के द्वारा थोड़ा दूर में गिरेगा। इस तरह से बालू और पत्ता अलग हो जाएगा। तो ये जो क्रिया है इसको किसान को भी करते हुए आप देखेंगे उनके खलिहान में। जब गेहूं से भूसे को अलग करना होता है, पहले डंडियों से अलग कर दिया, फिर उसमें भूसे मिले हुए हैं, तो भूसे से जब गेहूं को अलग करना होता है तब वे इसी प्रक्रिया से उसको अलग करते हैं। किसी मिश्रण के अवयवों को वायु द्वारा पृथक करने की इस प्रक्रिया को निष्पावन कहते हैं, क्योंकि इसमें पवन की सहायता ली जाती है। तो देखिए यहाँ चित्र में दिया गया है ओसाना या निष्पावन की क्रिया। तो देखिए यहाँ पर ऊंचाई से सूप में जो गेहूं है और उसमें भूसा मिला हुआ है उसको ऊपर से ऊंचाई से गिराया जा रहा है और हवा चल रही है, तो जो गेहूं है वो भारी होने के कारण यहीं नीचे गिर जा रहा है और जो भूसा है वो हल्का होता है और वो हवा के द्वारा थोड़ी दूरी पर जाकर
गिरता है, क्योंकि हवा जो भूसा होता है वो हल्का होता है, इसलिए हवा के द्वारा थोड़ी दूर तक बहाकर ले जाया जाता है और जिससे जो गेहूं है वो भूसे से अलग हो जाता है। तो ये है ओशाना विधि। तो इसके लिए क्या चाहिए, खुले जगह में जाना है जहां पर हवा चल रही हो। आजकल अत्यधिक अन्न कणों को डंडियों से अलग करने के लिए पंखों का उपयोग भी किया जाता है। तो अभी क्या किया जाता है, पंखा भी लगे, यदि हवा ना हो तो पंखे का प्रयोग करके भी किया जा सकता है। ये प्रक्रिया जो गेहूं को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया, अन्न को उसके भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को कृत्रिम हवा देकर, पंखे के द्वारा कृत्रिम हवा देकर भी किया जा सकता है। अलग हुआ भूसा पशुओं के आहार के रूप में प्रयोग होता है। तो जो भूसा अन्न से अलग होगा वो भी बेकार नहीं जाता है, वो उनके जो पशु होते हैं उनके खाने में प्रयोग होता है। तथा अन्न का भारी कण एक जगह एकत्र हो जाता है। तो इस तरह से अन्न अलग हो जाता है भूसे से। अब है चालन, सीविंग। तो आपने घर में आटा चालते देखा होगा, आपने अपने माँ को आटा चालते हुए देखा होगा। तो आटा क्यों चाला जाता है, तो उसमें देखेंगे कि जो चलनी है उसमें भूसा अलग हो गया है और यदि उसको नहीं हम चालते हैं तो क्या हो जाएगा, वो आटे में ही मिला हो जाएगा और जो रोटियां हैं वो अच्छी नहीं बनेगी। तो आटे में चोकर या अशुद्धियों को अलग करने के लिए चलनी का प्रयोग किया जाता है। तो चलनी की सहायता से आटा से चोकर अलग हो जाता है। चलनी के छोटे छोटे छिद्रों से आटे के कण छनकर निकल जाते हैं और अशुद्धियां जो चोकर है वो चलनी में रह जाती हैं। तो आटा जो है वो काफी महीन होता है और जो चोकर होता है वो थोड़ा मोटा होता है और जो चलनी का प्रयोग होता है उसमें जो आटा होता है वो नीचे उतर जाता है, मतलब छनकर नीचे आ जाता है, लेकिन जो चोकर होता है वो जो छलनी में छेद होते हैं उससे मोटा होता है, जिसके कारण उन छेदों से वो पार नहीं हो पाता और वो ऊपर ही छनकर रह जाता है। तो इस तरह से हम आटे से चोकर को अलग कर लेते हैं। देखिए ये चित्र में दिख रहा है ना, चालन विधि। तो इसमें क्या किया जा रहा है, चलनी से आटे को अलग किया जा रहा है। किससे अलग किया जा रहा है, चोकर से, और चोकर छनकर उसको निकाल दिया जाता है। उसका प्रयोग पशुओं को खाने के लिए दिया जा सकता है। विभिन्न अमाप वाले ठोस अवयवों को चलनी द्वारा अलग करने की प्रक्रिया ही चालन कहलाती है। तो माप अलग अलग है, आटे का माप अलग है और जो चोकर है उसका माप अलग अलग है। यदि दोनों का माप समान होता तो दोनों को अलग नहीं किया जा सकता था चालकर, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों का जो माप है अलग अलग है, जिसके कारण जो ठोस अवयव हैं अलग अलग माप के, उनको चलनी की सहायता से अलग किया जा सकता है। तो आपने अपने दैनिक जीवन में चालन विधि का प्रयोग होते कहाँ कहाँ देखा है। तो आपने आटा को चालते हुए देखा होगा और इसके साथ ही आपने यदि कहीं पर भवन निर्माण होते हुए देखा है तो वहां देखा होगा कि बालू को भी चाला जा रहा है, चालते हैं। तो बालू को क्यों चालते हैं, क्योंकि बालू में भी बहुत तरह के बड़े बड़े पत्थर मिले रहते हैं। तो देखिए यहाँ दिखाया गया है बालू को चालते हुए। तो यहाँ एक फ्रेम रहता है जिसमें छोटी छोटी जालियां बनी रहती हैं। तो बालू थोड़ा महीन होता है इसलिए वो छनकर नीचे आ जाता है, लेकिन उसमें जो मोटे पत्थर के टुकड़े वगैरह रहते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं और उनको अलग कर लिया जाता है। तो इस तरह आपने देखा होगा। इसके बाद देखते हैं गेहूं पीसने वाले मिल में जो गेहूं से कंकड़ पत्थर हटाने के लिए बड़ी चालनी का प्रयोग किया जाता है। तो गेहूं पीसने का जो मिल होता है, तो गेहूं जब
जब वो नहीं पिसा, आटा नहीं बना रहता, उसके पहले की अवस्था में जब गेहूं में कंकड़ मिले रहते हैं या फिर पत्थर मिले रहते हैं तो उसको बड़ी चालनी की सहायता से चाला जाता है। तो जो बड़ी चालनी होती है वो गेहूं का जो आकार है उससे बड़े आकार का होता है, लेकिन पत्थर जो है वो चलनी से बड़ा होता है, जिसके कारण वो नहीं पार होता है उससे, लेकिन गेहूं चलकर नीचे आ जाता है। तो इस तरह से जो कंकड़ पत्थर हैं गेहूं से अलग हो जाते हैं। तो आपने देखा है कि चलनी के छिद्र का माप छानने वाले पदार्थ के अमाप पर निर्भर करता है। तो देखना है कि चलनी का जो जाल है, जो माप है, उसके जो जाली है उसका माप जो है, तो हम उसमें क्या चालना है उस पर निर्भर करता है। यदि आटा चालना है तो वो महीन होगा, और यदि गेहूं चालना है या फिर कोई मोटा चीज अनाज चालना है तो वो बड़ा होगा। आटा जो चलनी से उसका जो जाल होगा, वो जो छेद होंगे वो बड़े होंगे। तो इस पर ध्यान देना है। एक ही चलनी से सबको नहीं चाला जा सकता, ठीक है। तो माप का भी ध्यान रखना होगा। क्रियाकलाप 4। तो अब क्या क्रियाकलाप करेंगे, तो इसमें करेंगे कि थोड़ा सा आटा लेंगे, इस आटे में चौक का बुरादा मिला दीजिए। तो चौक का बुरादा क्या है, जिसमें ब्लैक बोर्ड में लिखा जाता है, तो जो पाउडर बन जाता है चौक का, वो पाउडर लेंगे, चौक का बुरादा, ठीक है। अब आटे और चौक को आपस में मिला देंगे। अब आटे और चौक के मिश्रण को चलनी द्वारा छानकर अलग करने की कोशिश करेंगे। तो आटे और चौक का जो मिश्रण है, चौक का जो बुरादा है, उसको मिला दिया गया। अब उसको चलनी की सहायता से छानने का प्रयास करेंगे, जिससे आप आटा चालते हैं। तो आप आटा और चौक के पाउडर को छानकर अलग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि दोनों पदार्थों का आकार एक समान है। ये यदि अलग अलग होता तब इसको अलग किया जा सकता है, लेकिन ये एक ही आकार के हैं, तो जब हम इसको चालेंगे किसी चलनी से तो ये दोनों ही उससे होकर पार हो जाएंगे और कोई भी अलग नहीं होगा। तो इसलिए माप बहुत जरूरी चीज है। तो माप के अनुसार ही हमको चलनी का चयन करना होगा। यदि हमको महीन चीजों को चालना है तो महीन चालनी को लेना होगा, और यदि मोटे चीजों को चालना है तो मोटे छेद वाले चालनी को लेना होगा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान देना होगा। तो चालनियों में छिद्र अलग अलग माप के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो उसमें से अलग करने वाली अशुद्धियां हैं वो उससे छोटे होने चाहिए। यदि वे जो अशुद्धियां हैं उससे बड़े होंगे या फिर उस आकार के होंगे तो वो अशुद्धियां भी पार हो जाएंगे। इसलिए जो चालनी है उनका जो छिद्र है वो अलग अलग माप का होना चाहिए। तो ऊपर दिए गए सभी विधियों में हम देखते हैं कि ठोस से ठोस को उनके आकार, माप और वजन के अनुसार भिन्न भिन्न विधियों का प्रयोग करके अलग कर सकते हैं। तो ये जब आप कर लेंगे तो यहाँ कुछ प्रश्न है, उसका उत्तर आपको देना होगा। तो ये जो उत्तर यहाँ प्रश्न है उसके उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। तो ये आप कर लेंगे। तो आज का जो पाठ है यहीं तक। आप इसको समझिए पढ़ने के बाद, और यदि कोई दिक्कत आपके सामने आती है तो जरूर कमेंट कीजिए। तो इसका जो भाग बाकी रह गया है उसको अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।